जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। घटना चक्र का ये सीरीज चल रहा है जिसमें कि ये इकोनॉमी का सब्जेक्ट है और इसमें आज हम करेंगे पार्ट 2 जो कि एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट पर है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया था और आज इसमें 190 क्वेश्चन को हम लोग करना है, 190 क्वेश्चन तक। तो चलिए, और इसमें आप लोग को पहले बता देते हैं कि घटना चक्र शेड्यूल क्या है। सुबह पॉलिटी सुबह 7 बजे है, जियोग्राफी सुबह 8 बजे, इन्वायरमेंट सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे इकोनॉमी है, साइंस का क्वेश्चन 6 बजे है और हिस्ट्री शाम को 7 बजे है। तो घटना चक्र का सीरीज अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। सभी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया गया है, डे बाय डे बनाया जाता है। ये मंडे से सैटरडे तक का है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाकर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है पीसीएस और यूपीएससी के लिए। ये पीपीएस क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पिछले वीडियो में एएच तक हुआ था, तो चलिए हम लोग आज करते हैं 51 नंबर से। पीडीएस के संबंध में वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992-93 से वर्ष 1998 से 99 में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि हुई थी। तो यह हुआ था 3 गुने का। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यह है चीन। 2015-16 में भारत में निर्यातित प्याज की मात्रा थी लगभग कितना थी? तो ये थी 12 लाख टन। निम्नलिखित काफी उत्पादक देशों को उनके काफी उत्पादन 2016 मात्रा को और वही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर है, तो सबसे पहले है ब्राजील है, फिर आता है वियतनाम, फिर आता है कोलंबिया, फिर आता है तब आता है इंडोनेशिया, यानी कि CBAD ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे अधिक काफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह कर्नाटक है। भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? तो यह है वनस्पति का। निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015 में सर्वाधिक भारत आयात किया गया था? तो ये मसूर का। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो ये है कच्ची कपास। निम्नलिखित में से कौन भारत की कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? कच्ची कपास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। तो सही है, ये सही है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो नहीं, ये गलत है। चीनी का उत्पादन सबसे बड़ा नहीं है, यह नहीं है। उस समय प्रश्नकाल के हिसाब से वो नहीं था। आइए 2015 क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता देखिए, इसमें एक से अधिक क्वेश्चन हो सकते हैं। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता बीज चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग करना है, उर्वरकों का प्रयोग करना है। तो इसमें एक से अधिक क्वेश्चन है, इसलिए ई लगाया गया। ये बीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो ये है सहकारी कृषि। बाकी जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी या भूजोत का छोटा आकार। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो ये है राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति। तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। 64 नंबर है, भारत के आर्थिक संकेतक और कृषि उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? ये सभी संख्याएं पूर्णकालिक है। तो इसमें जैसे कि अभी 2008 का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए ये जीडीपी का वर्तमान जीडीपी प्रति व्यक्ति है जो कि वर्तमान उस समय, तो इस समय इसका था ये 37,000 ठीक है। चावल 180 मिलियन टन था, गेहूं 75 मिलियन टन, ये गलत था। इसमें तो 1 और 3 नहीं, 180 ये गलत था, 75 ये सही था। तो इसमें 1 और 3 सही है। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है? तो यह है राज्यों के सरकारों द्वारा। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? देखिए 2001 का क्वेश्चन है, इसीलिए यह इसको स्टार लगाया है। देखिए 2001 जनगणना के अनुसार भारत में 58.2% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र से जुड़ी थी। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार देश के कुल कामगारों का 55% कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। तो 55% इसमें 2011 के हिसाब से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो ये है कृषि क्षेत्र में। भारत के श्रमिक बल में प्रायः कितने प्रतिशत अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर है, तो ये है 65%। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो ये है ज्वार, बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना ये सब नकदी फसल है। काली क्रांति संबंधित है, तो ये है कच्चा तेल से, कच्चा तेल, ठीक है। प्रमुख क्रांतियां हैं जैसे कि हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन, गृह क्रांति है उर्वरक, गुलाबी है झींगा या प्याज, नीला है मत्स्य, लाल क्रांति है टमाटर और मांस से, श्वेत है दुग्ध से, पीली क्रांति है तिलहन, काली क्रांति है कच्चा तेल से। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो ये है कृषि निर्यात का संवर्धन है। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 1985 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो ये 1999 से 2000 में। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी, तो ये 1999 में। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के खरीफ फसल पर भी लागू किया गया था, तो ये है 2004-05 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, तो ये किया था 1992 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। दूसरा है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया था, तो ये है ऑप्शन बी इसमें होगा, यानी कि बी सही है लेकिन ए गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये पहले इसमें कह रहा है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था, तो इसमें देखते हैं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में ऐसे राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था जिनकी अधूरी यानी बृहद मध्यम सिंचाई परियोजना पूरी होने के अग्रिम चरणों में थी। केंद्र द्वारा प्रायोजित कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1974-75 में सिंचाई संभाव्यता का दक्ष उपयोग करने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है यह वर्ष 2007-08 में लागू की गई, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी है इस हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए व्यय करने का विचार किया है, सही है। ऑप्शन सी है इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 80% ग्रांट के रूप में प्राप्त होगी, तो ये गलत है। और चौथा है योजना के अंतर्गत खाद्य फसलों का एकीकृत विकास, कृषि का अभियंत्रीकरण, वर्षा पर आधारित कृषि आदि कार्य सम्मिलित है, तो ये ठीक है। तो बाकी इसमें सी गलत है, तो ए सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है, तो देखिए ये है 75% राज्य और 25% केंद्र का। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो ये है इनमें से ये बताना है कृषि अभियंत्रिकी का। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया था वह संख्या है 15 का। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, तो यह है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था, तो मई 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बागवानी मिशन से आच्छादित है, यानी NHM, तो यह है उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है, तो यह है मानव संसाधन विकास। बाकी वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना है, शास्त्रोत्तर व्यवस्था ये करना सही है। तो 86 नंबर है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, तो ये कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ। लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई थी, देखिए ये क्वेश्चन काल के अनुसार इसमें ये कुछ इसे इसका पढ़ते हैं सॉल्यूशन। लघु कृषक विकास एजेंसी प्रोग्राम वर्ष 1971 से देश के 1818 विकास खंडों में आरंभ की गई थी। यह कार्यक्रम छोटे और सीमांत किसानों के मूल्यांकन एवं अध्ययन के लिए प्रारंभिक तौर पर असम के कामरूप जिले में आरंभ किया गया था, तो ये 1971 है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया था। 61 की जगह 71 हो जाता तो होता। नेक्स्ट देखते हैं राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है, तो ये होती है खाद्य 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें देखते हैं ये 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करती है, इस समय तो 80% हो गया है।
यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है, सही है। तीसरा है, इसमें इसके केवल 2 अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करती है, ये गलत है। और उपरोक्त सभी ये भी गलत हो जाएगा, तो यानी 2 सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला है, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी, सही है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देगा, सही है। 18 वर्ष से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, तो सही है। तो यानी तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम 1954 को प्रस्तावित किया, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है, तो ये गलत हो जाता है। इस प्रकार ये सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधिनियम बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन है, केवल वे ही परिवार, यानी कि यहाँ पे केवल है तो इसे सबसे बचना होता है, केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, नहीं तो ये गलत है। परिवार में 18 वर्ष से या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड, देखिए अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, मुखिया होगी, तो ये ठीक है। गर्भवती महिलाएं या दूध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने के उदाहरण, नहीं ये गलत है। उनको 5000 रुपए तक में वो पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, उच्च उत्पादकता किस्म के बीजों का वितरण, ठीक है। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का उद्देश्य, ये ठीक है। फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, ये ठीक है। बस खाली ऑप्शन सी गलत है। खाद्य साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? देखिए इसमें है, इसको ऑप्शन डी में माने थे, लेकिन ये 2010 के हिसाब से गलत है। 2010 में अभी के हिसाब से गलत है, इसीलिए इसको स्टार लगा दिया गया। दलहनी गेहूं चावल उस समय के हिसाब से ये ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रभावी हुआ था? 2007-8 में हुआ था, रबी फसल पे। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? देखिए 2013 के अनुसार ये सही नहीं था, लेकिन इसमें गेहूं और चावल फसली राष्ट्रीय खाद्य मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? तो इसमें गेहूं और चावल को किया गया था। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें भी मोटा अनाज को हटाया गया था। निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें भी ये 2015 से 18 तक में, तो इसमें ये तिलहन को छोड़ा गया था। इसमें गेहूं चावल पे दलहन मिलता है। नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति नीला है तो मत्स्य से, ऑप्शन नंबर डी सही है। 100वां नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चीन, बहुत बड़ा उत्पादक करता है। 101 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति संबंधित है? मतलब नीली क्रांति बारे में पूछा तो मत्स्य से। पहले ही हम लोग पढ़ा था इसके बारे में, पढ़ लीजिएगा आप लोग अगर नहीं पता है तो। नाइजर यानी राम तेल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों की तेल की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 37 से 47%। पीत क्रांति संबंधित है, तो पीत किससे? तिलहन से है। पीली क्रांति संबंधित पीला होता है तोरिया या सरसों। विश्व में हरित क्रांति के जनक होते हैं, तो ये होते हैं नॉर्मन बोरलॉग। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर भारत में कौन है? भारतीय हरित क्रांति का जन्मस्थली है, तो ये है पंतनगर, सॉरी। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं था? MS स्वामीनाथन, श्री सुब्रमण्यम और इंदिरा गांधी, रफी अहमद किदवई, तो यही है रफी अहमद किदवई, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो ये है बीज उर्वरक जल तकनीकी का।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। तो ये है इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। 110 नंबर है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए बाढ़ को रोकना, ऑप्शन बी दुग्ध रोकना, तो ये दुग्ध उत्पादन है, रोकना है उत्पादन करना है। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का निम्न में से किससे संबंध है? तो ये है दुग्ध आपूर्ति। फ्लड समझ के बाढ़ वाला मत समझ लीजिएगा, ये आप दूध के लिए, मैं दूध के लिए। देखिए यहाँ पर है 1950 से 90 की अवधि में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया है। फिर भी सभी अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य है भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकती। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो ऑप्शन ए है हरित क्रांति के देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित रही है, सही है। गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक है, ये भी ठीक है। मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल दिया गया, ये भी ठीक है। हरित क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले हैं, खाद्य फसलों को नहीं, ये गलत है। तो 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन ए। 113 नंबर, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो देखिए ये है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें है ये भारतीय कृषकों को सार्वभौम ग्लोबल यानी कृषि व्यापार में सहभागिता, ये ठीक है। फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना है, फसलों की भंडारण में सुधार, कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन करना, यही इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो ये होती है जैविक खेती। 116 नंबर है, गहन कद्दन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इनिशिएटिव मिलेट्स प्रमोशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें 3 दिए हैं। इसमें है इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना है एवं समूह उपागम क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। दूसरा है, ये सही है। दूसरा है, इस योजना में निर्धन लघु सीमांत एवं जनजाति किसानों की बड़ी हितधारिता स्टेक है, ये भी ठीक है। तीसरा है, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों के और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर कद्दन की खेती की ओर प्रोत्साहित करना है, ये गलत है। तो इस तरह ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना यानी NATP का पोषण भारत में जिस अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है विश्व बैंक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा, ये गलत है, किसी पर भी नहीं है। यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है, तो ये ठीक है, ये सही है, इसीलिए बनाया गया था। फसल बीमा निम्न में से किसके एकाधिकार में है? देखिए इस समय 2008 के हिसाब से नहीं था, इसमें इसको AIC में डाल दिया गया है, जो कि GIC के इसमें था। अब इसको AICL और AIC के अंतर्गत रखा गया है, जो कि नाबार्ड इसको वितरित करता है। तो इसमें दो था, इसीलिए इसको ऐसे किया गया है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी, तो ये है कर्नाटक में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड यानी AICIL द्वारा किया जाता है, तो ठीक है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी, तो ये गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतवर्ष में एक फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है, वो दोनों सही है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1970 में प्रारंभ किया गया, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से नहीं है, मछली के उत्पादन से है। हरियाली योजना संबंधित है, तो ये है जल प्रबंधन से। विशेष कृषि उपज योजना संबंध है, तो ये है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल थ्रस्ट से। 125 नंबर है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये होता है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये है 2008। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये है 2011-12। किसान क्रेडिट कार्ड देखिए 2020 का ये है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? तो देखिए इसमें है फार्म परिसंपत्तियों को रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, सही है। कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों व मिनी ट्रैक्टर की क्रय के लिए, मशीन ट्रैक्टर के लिए नहीं देगा पैसा। फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए है, ये ठीक है। फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए है, ये ठीक है। परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए, ये गलत है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन बी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था, तो ये कब किया गया था? 1998-99 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में किया गया था, तो अभी उसको पढ़ा 1998 था, तो ये गलत है। और यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करता है, सही है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी, तो ये कब लाया गया था? 1998-99 में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो ये होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहां पर है? लखनऊ में है। NAFED है, संबंधित है कि किसे? कृषि विपणन से है, यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, 2 अक्टूबर 1958 को है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है, तो ये है आपका वही नेफेड है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? तो आगे मतलब नहीं है, तो इसको इफको नहीं है, नेफेड है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, MMTC है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो ये है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। 138 नंबर है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र यानी CIP का मुख्यालय स्थित है, तो ये है लीमा, पेरू में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, ये कहां पे? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश वाराणसी में। सुनाले चावल में प्रचुरता सृजित की गई है, तो ये है विटामिन A। 141 है। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है, तो ये होता है स्थायित्वहीन। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये है पंतनगर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें यह दिया गया, इसका क्रम बताना है। तो यह है कृषि विज्ञान केंद्र पहले था, उसके बाद प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, उसके बाद राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना और फिर राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ है? तो मैसूर में है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट स्थित कहां पर है? हैदराबाद में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये झांसी में है। नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था? तो ये है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी के हर मौसम के केंद्र के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, ऑप्शन ए, ये गलत है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं, ये सही है, यानी इस प्रकार ऑप्शन बी होगा। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन अनुमोदित करता है? तो ये ऑप्शन ए है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। गन्ने के उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो ये है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान के लिए किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है? तो ये है प्रापड़, प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर प्रमाण खरीद भारत के किसी भी राज्य के शासित प्रदेश UT असीमित होता है? तो नहीं, ये गलत है, सभी अनाजों पर नहीं है। अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य के शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये गलत है। ये आइए 2020 क्वेश्चन है।
किसान आंदोलन हो रहा था, इसीलिए एमएसपी का क्वेश्चन पूछा हुआ था। वर्ष 1997-98 के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए यह न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागतें। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो यह करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इस आयोग को याद रखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक वही कृषि लागत एवं मूल्य निर्धारक। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का संतुष्टि करता है? कृषि वही सेम है, सेम क्वेश्चन है, लागत कीमत आयोग। अब यहाँ पर है, इसमें बताना है कौन सही है। कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है। 32 नहीं है, आई थिंक 23 होगा, आगे देखा जाएगा। 23 है, हाँ 23 है, ठीक है। और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को आरंभ किया है। नहीं, ये भी गलत है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP को निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो देखिए कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, सही है। कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय, ये भी सही है। लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा, ये भी सही है। कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय, ये गलत है, तो ये 4 हटाइए, ये तीनों हटा दीजिए, ये सही है। 59 है, समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है, तो ये है, तीनों सही है। कृषि मूल्य में स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण। 160 नंबर क्वेश्चन है, एमएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है, यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे, नहीं, ये गलत है। अब इसमें है, यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है, सही है। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है, ये भी सही है। किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक और क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं, ये गलत है। तो इस प्रकार यह इसमें ऑप्शन डी 2 और 3 है। अब देखिए ये 2018 क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा था कि कौन कौन से फसल हैं। तो देखिए सुपारी नहीं है, सुपारी इसमें नहीं होता है एमएसपी में। उसके बाद जौ होता है, कॉफी भी नहीं होता है, कॉफी नहीं होगा, ये हल्दी नहीं होगा। तो बाकी यहाँ पे हो जाएगा, जौ हो जाएगा, रागी हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, तिल हो जाएगा, बाकी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है, तो ये की गई है तो 1965 में। गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संतुष्टि, वही सेम क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य। सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद हेतु 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो ये था 1350 रुपए क्विंटल। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी 2018-19 के दौरान क्या थी? तो ये था 1750। यानी देखिए 2013-14 में, 2013 में था 1350 रुपए, 2018-19 में हो गया 1750, और इस समय 2021-22 में 1960 है। एमएसपी का रेट बढ़ता जा रहा है। भारत के किस राज्य ने हाल में फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला किया है? तो यह है केरल। मूंगफली के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1995-96 के रुपए क्या थे? तो ये 900 रुपए। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है, यह है अधिप्राप्ति मूल्य। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है, वे होती है वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगद फसल? तो तंबाकू है, कपास है, सोयाबीन, रबर। सोयाबीन 171 सी सही है। प्रश्नगत तंबाकू, कपास, रबर को नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं, जबकि सोयाबीन नकदी फसल में नहीं आते हैं। 172 नंबर है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, तो ये है खाने योग्य तेल। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है, तो ये होते हैं अल्फांजो। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो ये है अल्फांसो।
संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसानों के लिए बैंक ऋण के समयानुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर है, तो ये है 4%। किसी फर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो ये है भूमि राजस्व। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है, तो ये है उपरोक्त सभी, मतलब कि व्यक्ति, उद्देश्य, उत्पादकता, नियोजन। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, तो ये है इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक DCCB अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं, तो ये गलत है। DCCB का सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है, सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों में सम्मिलित है, तो ये है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक RRB और गैर सरकारी उधारदाता। इस प्रकार ऑप्शन ये है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनुसंधान नहीं देता है, तो ये होता है निजी धन उधार देने का प्रचलन। पशुपालन, कुटीर उद्योग, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता, ये सही है। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है भूमि विकास बैंक दर। क्वेश्चन नंबर 183 है। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा एक है, तो यह है वाणिज्यिक बैंक। भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत निम्न में से निम्न है, तो इनमें से बताना है। तो ये है, पहले वाणिज्यिक बैंक आएगा, फिर सहकारी बैंक आएगा, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है, तो ये है वाणिज्यिक बैंकों की। हाल के वर्षों में निम्न में से कौन कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रही है, तो ये है विदेशी निजी बैंक। संप्रग सरकार के नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है, तो ये है ऋण भुगतान में माफी। बाकी भूमिहीन कृषकों को बैंकों से ऋण मिलेगा। नाबार्ड भूमिहीन कृषकों को ऋण संबंधी प्रस्ताव बनाएगा। 50 लाख नए कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अब है ये देखिए, इसका प्रश्न लिखते हैं। समग्र सरकार के लिए नए कृषि पैकेज में भूमिहीन कृषकों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने तथा इससे संबंधित प्रस्ताव नाबार्ड द्वारा बनाए जाने एवं 50 लाख से अधिक नए कृषकों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का उल्लेख है। इसमें ऋण भुगतान से संबंधित माफी का कोई उल्लेख नहीं है। 188। भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है, तो यह है कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए है। 2017 क्वेश्चन है पीसीएस का। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है, तो यह है कर्नाटक। भारत में शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु का स्थान आता है। तो इस प्रकार 189 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे उद्योग क्षेत्र का। तो चलिए यही वीडियोस को समाप्त करते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों ने देखा उद्योग क्षेत्र पर है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने वीडियो अगर पिछला नहीं देखा है तो जाकर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सब बहुत जरूरी है यूपीएससी और पीसीएस के लिए। और एक सूचना, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास किसी विषय पर प्रश्न या सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें, हमें आपके विचारों से बहुत खुशी होगी। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि वे भी इसे देख सकें। और हाँ, आप हमारे वीडियो को सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, हमें आपके सपोर्ट पर गर्व होता है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ नए नए वीडियो को पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।